हेलो दोस्तों, यस के स्टडी 61 में आप लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आज यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए गुलाम वंश के लिए कुछ फैक्ट्स लाया हूँ ऐसे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम चलते हैं। अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। और फिर हम आप लोगों को आगे बताएंगे क्या करना है। तो चलते हैं गुलाम वंश। देखो, गुलाम वंश की स्थापना की बात की जाए तो गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब गुलाम वंश के थोड़ा बैकअप पीछे पार्ट के बारे में देख लेते हैं। जो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इसने दिल्ली इधर गजनी, आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं, गजनी और सिंध, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली आज पे मतलब अपना पूरा अधिकार जमा लिया था, ठीक है। तो जब ये जो कुतुब ये गजनी मोहम्मद गौरी था, ये दिल्ली पर भी शासन करता था और उधर गजनी पे भी शासन करता था। तो दिल्ली से गजनी जा रहा था, यहाँ के जो प्रशासन का पूरे क्षेत्र का भार है ऐबक को सौंप करके दिल्ली गजनी जा रहा था। तो यहाँ पे लाहौर में सिंध के पास रावी, यहाँ पे सिंधु नदी के तट के जब उसने क्रॉस की तो वहीं पे दमेक नामक स्थान पर आप देख सकते हैं मार्च 1206 ईस्वी की बात है। मार्च 1206 ईस्वी की बात मैं बोल रहा हूँ आपको। जब सिंधु नदी जब इसने क्रॉस की और वहीं पर सिंधु नदी तट के पर एक पड़ता दमेक नामक स्थान पर, वहीं के खोखरों ने ठीक है, खोखरों ने मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसका कत्ल कर दिया इन लोगों ने, खोखरों ने, और कत्ल कर दिया। फिर इसके सेनापतियों ने मोहम्मद गौरी के इसके शव को गजनी में दफना दिया जाके। तो ये तो रही इसकी बात, ठीक है। अब यहाँ पे मोहम्मद गौरी की तो कहानी समाप्त हो गई, ठीक है। यहाँ पे मतलब उसको गजनी में दफना दिया जाके उनके सेनापतियों ने, खोखरों ने मतलब इसका कत्ल कर दिया। दमेक नामक स्थान पर इसकी हत्या हुई। शाम टाइम नमाज का समय हो रहा था और शाम टाइम नमाज पढ़ने के प्लान में ये लोग थे और वहीं पे खोखरों ने अचानक आक्रमण कर दिया था। तो बात करते हैं, तो गजनी का जो शासन प्रशासन था, उसको यलदौज को पहले से उसको मतलब शासन प्रशासन का मतलब जिम्मा जो ना यलदौज को सौंप दिया था। तो इधर सिंध और मुल्तान का जो क्षेत्र था ये कुबाचा के हाथ में था, ठीक है, कुबाचा के अंडर में ये था। तो इसका पूरा नाम नसीरुद्दीन कुबाचा है, नसीरुद्दीन कुबाचा। तो अब बात कर लेते हैं। अब इधर जो कुतुबुद्दीन ऐबक वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। ये जून 1206 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक कराया लाहौर में। पहले राजधानी दिल्ली थी लेकिन इसने राजधानी लाहौर बना ली अपनी, ठीक है, राजधानी लाहौर बना ली। वहां भी इसने राज्याभिषेक अपना लाहौर में करा लिया। अब बात करते हैं, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो शादी हुई थी यालदौज की बेटी के साथ इसकी शादी हुई थी। तो गजनी अब जब गजनी वो मोहम्मद गौरी खत्म हो गया था, उसकी हत्या हो गई थी, तो वहां का शासन जो मतलब सुल्तान या कह सकते हैं या शासन जो या राजा जो है ना, वो यालदौज बन चुका था। अब यालदौज की जो बेटी की शादी हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुई थी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुई थी शादी यालदौज की बेटी की। और यालदौज ने अपनी बहन की शादी नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ की थी, ठीक है। नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी की थी, जो सिंध और मुल्तान के क्षेत्र पर उसका कब्जा था। तो मतलब एक प्रकार से देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहता था इसीलिए। और ये एक बात और, मिडिल एशिया की बात करें तो वहां पे ख्वारिज्म का सम्राट चल रहा था, चंगेज खान शासन कर रहा था वहां। तो ये ऐबक उससे उलझना नहीं चाहता था, ठीक है। ये सोचता था ऐबक कि अगर हम उससे उलझेंगे, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, तो ये मेरा पंजाब और लाहौर सब जा सकता है और फिर आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसने अपनी बहन की शादी नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ की। तो अब ये तो हो गया सिस्टम, ठीक है। अब इसको थोड़ा आप याद रखना, ठीक है। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो ना, इसका शासन जो है ना, प्रशासन 1206 से स्टार्ट होता है जून, और 1210 तक चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो ना बहुत ही दान प्रिय व्यक्ति था, ठीक है। ये लाखों का दान करता था, बहुत सा दान करता था, जिसके कारण कुछ इतिहासकारों ने इसे लाख बख्श की संज्ञा भी दी है। और ये कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता था,
ऐबक जो है ना कुरान का बहुत ही बड़ा ज्ञाता था, जिसके कारण इसे कुरान खां भी कहा जाता था। और ये हाथी, जो हाथी नहीं होते, हाथी का भी बहुत दान करता था। हाथी के दान के कारण इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता है, कहीं कहीं एग्जाम में इसे पील भी कहा जाता है, पील बख्श, पील बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, पील बख्श भी कहा जाता है। तो सिस्टम ये बनता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लें, तो ये गौरी का गुलाम था एक प्रकार से। ठीक है, ये देखो उस समय सिस्टम ये था, तुर्कमेनिस्तान, ठीक, जो आज का तुर्किस्तान के पास का जो क्षेत्र है उसे पहले तुर्कमेनिस्तान कहते थे। उस समय वहां पे गुलाम रखने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, वहां के जो काजी हुआ करते थे, यानी कि उस क्षेत्र के जो छोटे मोटे मतलब काजी या फिर मुल्ला जो हुआ करते थे, वहां उन लोगों को, गरीब आदमियों को, जो ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको खरीद लेते थे, उनके बच्चों को, मतलब परीक्षण देते थे। ठीक है, उनको बच्चे को घुड़सवारी वगैरह, मतलब तीर धनुष सब कुछ सिखाते थे। तो जो काजी या जो मुल्ला हुआ करते थे, वो जो है ना सुल्तान को उन्हीं आदमियों को बेच देते थे। ठीक है, उन सुल्तान को उसी बंदे को बेच देते थे। तो यही कुछ ऐबक के साथ हुआ था। अब जो काजी हुआ थे, तुर्किस्तान के काजी थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद करके और इनको परीक्षण दे करके खुद के वहां अपने वहां, और फिर सुल्तान के हाथों इन्हें बेच दिया, और गौरी ने इसे खरीद भी लिया था। गौरी के साथ ये इसका सौदा हुआ था काजी से। तो अब ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम बना था। ठीक है, अब बात करते हैं हातिम द्वितीय से। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति की बात की जाए, तो इसके सेनापति बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को बिल्कुल तहस नहस बर्बाद कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस, आप समझ सकते हैं, मतलब ज्यादा लिखने में थोड़ा, अब नालंदा विश्वविद्यालय को इसने बर्बाद कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल। अब ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं, जब इसने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, तो वहां की जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय थी, वो 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक वहां उसमें आग जलती रही थी। ऐसा माना, इतनी वहां पे किताबें या बुकें रखी थी कि 6 महीने तक वो किताबें जलती रही थी। ठीक है, क्योंकि वो उस समय मतलब स्कूल वगैरह हुआ था, मतलब वही एक दुनिया में वही सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी या कह सकते विद्यालय था, इसी कारण ऐसा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं, अब ये लाख बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय, सेनापति बख्तियार खिलजी, अब ये तो हो गया। ठीक है, चलो अब इसको हम मिटा सकते हैं। लाख बख्श, कुरान बख्श, सेनापति बख्तियार खिलजी। अब बात करते हैं इसके, देखो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ना सिर्फ 4 साल तक शासन रहा, इसका सिर्फ 4 ही साल तक शासन किया। तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार ना करते हुए, अपने जितना इसका साम्राज्य था उसी पे सुदृढ़ करते हुए, उसी का मतलब अंदर शासन प्रशासन का जिम्मा मतलब देखा इसने। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो तुर्की के खलीफा थे, तुर्की के खलीफा से इसको 1208 में सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति मिली थी। ठीक है, मिली थी तुर्की के खलीफा। ठीक है, 1208 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, कि अपने राज्य में मतलब अपने राज्य का जो विस्तार, अपने राज्य की जो नीति, मतलब राष्ट्र के बारे में, प्रशासन के बारे में, राज्य के विकास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, राज्य के विकास के बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या मतलब स्थान रहा है। तो नंबर 1, इसने कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार नंबर 1। ठीक है, कुतुब मीनार इसने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा डिस्कस ले लेते हैं।
अगर कुतुब मीनार की बात करें, इसका जो ऊपर का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये ऊपर जाके 9 फीट पकता है। ठीक है, जो नीचे का जो क्षेत्र है ये 47 फीट है। अगर इसकी हाइट की बात करें, हाइट की इसकी 72.5 मीटर में है, मीटर में। और फीट की बात करें, अगर फीट में तो 237 मिलेगा आपको, और कहीं 247 में मिल जाता है। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कुतुब मीनार का निर्माण की बात की, कुतुब मीनार सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण सिर्फ प्रारंभ करवाया था, सिर्फ एक ही मंजिल बनवाई थी और फिर इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, अब फिर इसका जो अगला कार्य है, जिसको अगले शासक आएंगे इल्तुतमिश, उसको ये पूरा करवाएंगे कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाएंगे और फिर ये सिर्फ 4 ही मंजिल तक बनता है, 4 ही मंजिल तक। जो इल्तुतमिश सिर्फ इसका कार्य जो है 4 ही मंजिल तक करवाते हैं और फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस पे बिजली गिर जाती है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस पे बिजली गिर जाती है, जो फिर इसको एक मंजिल इसकी गिर जाती है। फिर एक मंजिल गिरने के बाद फिरोज तुगलक ने फिर पुनः इसमें 2 मंजिलें और बना देता है। ठीक है, पुनः इसमें 2 मंजिलें और बना देता है और फिर इसकी जो पूरी मंजिल है वो 5 मंजिल की रह जाती है। पंखा बंद करो, कमरा पकड़ो, दे जाओ। फिर जो है ना, इसमें इसकी 5 मंजिलें इसकी रह जाती हैं, सिर्फ 5 मंजिलें हो जाती हैं फिर उसको। और फिर इसका जो आगे की बात करें, मरम्मत की कार्य करें, तो इसका मरम्मत जो है ना सिकंदर ने करवाया था। सिकंदर लोधी ने इसकी फिर मरम्मत करवाई थी बाद में। तो इसको कुतुब मीनार का ये निर्माण। चलो ये कुतुब मीनार, ये मोहरोली दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार मेहरौली दिल्ली में स्थित है। और फिर बात करें कुव्वत इस्लाम मस्जिद, कुव्वत इस्लाम मस्जिद। अब ऐसा माना जाता है कि जैन मंदिरों को तुड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, मध्यकालीन भारत में सबसे पहली जो मस्जिद की बात करी जाए तो कुल इस्लाम मस्जिद एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसको सबसे पहली मस्जिद होने का मतलब दर्जा प्राप्त है, कुव्वत इस्लाम मस्जिद को, जो कि दिल्ली में स्थित है। अब दूसरे नंबर तीसरा जो स्थापत्य कला की बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, जो कि अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में। अब यहाँ पे पहले संस्कृत विद्यालय था जिसको राजपूत वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ ने इसको बनवाया था सबसे पहले। ठीक है, अब ये ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ 60 घंटों में बनके तैयार हो गया, इसीलिए मतलब 60 घंटों में 2.5 दिन होते हैं, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रहा। ठीक है, अब चलो, अब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा तब तक इस वंश का जो इस गुलाम वंश का था ये सल्तनत, तब तक इसका नाम तुर्क सल्तनत रहा। तुर्क सल्तनत रहा। जब इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पे आता है फिर से इसका नाम हो जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे जब तक रहा तब तक दिल्ली सल्तनत का नाम क्या था? तुर्क सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक, गजनी सल्तनत, ऐसे क्वेश्चन बना के घूमता है। तो ये रही, ये मेथड रहा। ठीक है, अब इसको मिटा सकते हैं हम। अब इधर भी मिटा सकता हूँ, ये तो सब हो ही गया समझो, गजनी वजनी ये सब। अब इसके बाद इसका शासक आता है, इसका बेटा आता बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह, ये भी ये सिर्फ 8 माह तक सिर्फ शासन करता है। बहराम शाह सिर्फ 8 माह तक शासन करता है। जो आगे चल के इसका शासन, मतलब इसका जो शासन करने की व्यवस्था थी वो आगे जाके बिल्कुल चरमरा गई, जो मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। ये सिर्फ इतना पूछा, 8 माह तक शासन
या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बहराम शाह। ठीक है, अब ऐबक को भी हम मिटा सकते हैं। अब आता है इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ये इल्बारी एक तुर्क था, जो तुर्किस्तान में जो पड़ता है, इल्बारी तुर्क था, जो भी एक ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसको गुलाम की संज्ञा प्राप्त है। इसको गुलाम की संज्ञा, गुलामों का गुलाम की संज्ञा, इसको गुलामों की गुलाम की संज्ञा प्राप्त है कुतुब शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश, अब इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी दूसरी बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ की थी। ठीक है, इल्तुतमिश के साथ की थी। ठीक है, इल्तुतमिश के साथ, इसको गुलामों को गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। ठीक है, अब थोड़ा इसके प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। इसने नंबर 1 इक्ता क्या होता था? इक्ता प्रथा। इक्ता क्या होता था? इक्ता वो होता था जो प्रांतों इसने अपने प्रांत राज्य को कई भागों में बांट दिया, जिन्हें प्रांत कहते थे। ठीक है, और प्रांतों को ही इक्ता कहा जाता था। यही इक्ता प्रथा थी, इसको ही इक्ता कहा जाता था। इक्ता जो था, इक्ते के प्रशासक को इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार कहा जाता था। ठीक है, इनकी अपनी पर्सनल सेना होती थी। जिन क्षेत्रों पर इनका शासन हुआ करता था, उन्हीं क्षेत्रों को सैनिक व्यवस्था, इनके पास अलग सेना थी। जिन क्षेत्रों पर ये शासन व्यवस्था देखते थे, वहीं से ये कर लेते थे। और जो मतलब कर लेके, और ठीक है, जो खर्चा सेना की व्यवस्था में लगता था, वो सब लगा हुआ कि जो बाद में जो बचता था कर, वो राजा के पास, सुल्तान के पास भेज देते थे। इक्तादार। ठीक है, इक्तादार। इसने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को इसने दमन किया। दिल्ली के अमीरों का दमन। अब दिल्ली के अमीरों का मतलब जो तुर्क अफगान, ठीक है, जो तुर्क अफगान थे, जो खलीफा मतलब जो तुर्क अफगान थे, ठीक है, उनको सर्वप्रथम इसने दिल्ली के दरबार में ऊंचे ऊंचे पद दिए। यानी कि उन्हीं के हिसाब से राय लेकर राज दरबार में पद दिए। उन्हीं की राय से ये दिल्ली सल्तनत मतलब शासन प्रशासन का आगे कार्य चलता था। और इसने क्या किया? चालीसा दल ये 40 सरदारों का गुट होता था। 40 आदमियों का गुट होता था, जिनको तुर्कान एक चहलगानी के नाम से जानते हैं। फिर आगे चल के इसका विनाश बलबन ने किया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप जो बनाएंगे उसमें आप डिस्कस करेंगे। चालीसा दल, इसका दूसरा नाम तुर्कान ए तुर्कानी चहलगानी के नाम से जान देते हैं। ठीक है, चालीसा दल को। अब ये रहा मेथड इक्ता। अब रही बात, क्वेश्चन बनता है इस मध्यकालीन भारत में सबसे पहले अगर मकबरे की बात की जाए, मकबरे की बात की जाए तो इल्तुतमिश एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मकबरे की प्रथा को प्रचलित किया था। ठीक है, प्रचलित किया था। ठीक है, मकबरे की। और 1221 में ठीक है, मंगोलों के नेता चंगेज खान ने आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किया, जिसका नेता चंगेज खान था। बहुत ही वो विध्वंसकारी मतलब शासक था चंगेज खान, जो मतलब जिधर ज्यादा सब विनाश करते। लेकिन इल्तुतमिश उसको हराने में सफल हो गया, जिसने दिल्ली की रक्षा की। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली की रक्षा की 1221 में। ठीक है, ये तो रही बात वो। अब बात कर लेते हैं फिर 1229 में खलीफा खालिद। ठीक, अफगान में जो अरब में होता है खलीफा खालिद। ठीक है,
खालिद खालिद से इसको सुल्तान की पद की संज्ञा मिली थी। सुल्तान जो है ना, सुल्तान की पद की स्वीकृति इसको मिल गई थी खलीफा खालिद के द्वारा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। अब मेरे ख्याल से इल्तुतमिश के बारे में कुछ छूटा ही नहीं होगा। और इसने क्या किया था, अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका, तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने तांबे का चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम के सिक्के चलवाए। और एक बात और, इल्तुतमिश जो था, ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने मतलब अपने राज्य में कई ऐसे व्यवस्थाएं चालू की, इसे इक्ता प्रणाली है, इस कारण इसको मतलब वास्तविक संस्थापक की भी संज्ञा दी गई। अब इसके बाद जो शासक आता है, अब इसकी बेटी थी एक रजिया, ठीक है। अब जब इसका जो शासन काल था 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल था। अब 1236 में ही इसकी मौत हो जाती है, इल्तुतमिश की। अब मौत के पहले ही इसने रजिया को इसने गद्दी पे आसीन करवा दिया था। लेकिन जो तुर्की अमीर थे, रजिया को गद्दी पे बैठा दिया था, जो अमीर सरदार थे जिन्हें तुर्की चहलगानी जो थी, अब उनका मत ये था, अमीरों का मत ये था कि अगर रजिया गद्दी पे बैठ जाएगी, ठीक है, रजिया के विरोध के चलते ये रजिया उन अमीरों के विरोध के चलते ये रजिया गद्दी पे नहीं बैठ पाई, ठीक है। लेकिन इसने इल्तुतमिश ने गद्दी पे इसको पहले से बैठा दिया था, उत्तराधिकारी बना दिया था, लेकिन उनके विरोध के चलते ये गद्दी पे नहीं बैठ पाई। फिर अब इसका एक बेटा था रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन 1236 में गद्दी पे बैठता है, ठीक है। और लेकिन अब इसके शासन प्रशासन में इसकी माँ तुर्कानी, उसका नाम था इसकी माँ था, इसकी जो इल्तुतमिश की जो पत्नी थी, ठीक है, इल्तुतमिश की जो शाह तुर्कान, उसका नाम शाह तुर्कान था, शाह तुर्कान, जो इसके शासनकाल पे इसका ज्यादा हुक्म रहता था, जिससे तुर्की जो अमीर थे खलीफा, ठीक है, तुर्की अमीर या सरदार जो है ना, इससे नाखुश हो गए, इससे, ठीक है। इस रुकनुद्दीन के इसने अपने शासनकाल में मतलब सही से इसने शासन व्यवस्था को संभालने की कोशिश नहीं की। जो इसकी माँ, इसके शासनकाल शाह तुर्कान, जो एक स्त्री का शासन रहता था, इसीलिए तुर्की अमीर इसके विरुद्ध हो गए और रजिया को गद्दी पे पुनः बैठा दिया, ठीक है। रुकनुद्दीन से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और रजिया को गद्दी पे बैठा दिया। अब रजिया का जो शासनकाल है इल्तुतमिश का तो खत्म ही हो गया, समझो समाप्त ही हो गया। अब रजिया आती है। रजिया जो शासन था 1236 से 1240 तक, ठीक है, रजिया। अब उस समय क्या होता था, प्राचीन मिस्र में और ईरान में, वहां प्राचीन मिस्र में, ठीक है, ईरान और मिस्र में, वहां पे महिलाएं जो थी एक रानी के रूप में शासन किया करती थी। लेकिन आधुनिक विश्व में एकमात्र रजिया एकमात्र ऐसी महिला रही जिसने शासन प्रशासन की बागडोर संभाली। आधुनिक विश्व की बात करें, ठीक है, रजिया का शासन 1236 से 1236 था। अब रजिया जो थी, अब इसकी जो शादी हुई थी अल्तुनिया के साथ हुई थी। अल्तुनिया था, ये पंजाब के पास एक भटिंडा पड़ता, भटिंडा का शासक था अल्तुनिया के साथ इसका विवाह हो गया रजिया का, ठीक है। अब फिर होता है ये अल्तुनिया के साथ इसका विवाह हो गया। अब ये जो रजिया थी, रजिया जो खुले दरबार मतलब काबा, ये मास्क वगैरह वो नहीं पहनते हैं जो इस्लाम में ऐसा प्रचलित है कि ये टोपी, ठीक है, टोपी और चोगा, ये सब मतलब सब कुछ ये टोपी पहन करके खुले मुंह दरबार से राज दरबार में आने लगी, एकदम मर्द की तरह समझो,
ठीक है। तो तुर्की जो अमीर थे, यहाँ के जो अमीर सरदारे थे, यानी तुर्की ने चली जो राज्य का जो सलाह देते थे राज्य के प्रशासन के बारे में सुल्तान को, उनको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक औरत के अंडर में काम करना उन्हें अजीब सा लग रहा था। इसीलिए उन लोगों ने रजिया को साजिश के द्वारा, ठीक है, रजिया को साजिश के द्वारा जो अमीर जो थे रजिया को साजिश के द्वारा दिल्ली के पास, ठीक है, बहराम शाह ने हिंदू डाकुओं के द्वारा हिंदू डाकुओं के द्वारा दिल्ली के पास इसकी हत्या करवा देते हैं, ठीक है, दिल्ली के पास हत्या करवा देते हैं, ठीक है। अब रही बात, अब हम चैप्टर यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब आगे का जो पोर्शन है, रजिया का एक भाई गद्दी पे बैठता है और तथा दो भतीजे रजिया के गद्दी पे बैठते हैं, सबाहुद्दीन, बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह जो होता है वो गद्दी पे बैठते हैं, और फिर बलबन आता है, नसरुद्दीन शाह आते हैं। अब उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि गुलाम वंश के बारे में जो अगर वीडियो एक ही बनाए तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है, दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। और इस जो गुलाम वंश की जो भाषा की बात करें, फारसी भाषा थी। राजकीय जो गुलाम वंश की जो फारसी भाषा थी, वो गुलाम वंश की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी भाषा थी। ऐबक की मृत्यु कैसी हुई थी, थोड़ा मतलब वो बैकअप का रुक गया था, तो अब देखते हैं उसकी मृत्यु कैसी हुई थी। एक्चुअल में ऐबक की जो मृत्यु हुई थी, ऐबक की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, मृत्यु इसकी 1 दिसंबर 1210 ईस्वी में हुई थी लाहौर में, ठीक है, 1 दिसंबर मृत्यु हुई थी लाहौर में, 1 दिसंबर 1210 ईस्वी में, ठीक है, 1 दिसंबर 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान। अब थोड़ा पोलो का इतिहास जान लेते हैं, क्योंकि पोलो ऐबक से रिलेटेड है, तो पोलो एक्चुअल में काफी भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो पोलो का जो इतिहास है, पोलो का जो इसका जो जन्मदाता है, ठीक है, ये किस देश का जन्म है, तो भारत से इसका जन्मदाता है। और भारत के किस राज्य में इसका उदय हुआ, तो मणिपुर में, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ऐबक से रिलेटेड एक ये भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल के आ गया, जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये और